तो सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी से, यानी यहाँ पर तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले हमने 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 497 से, और ढेर सारे प्रश्न बात करेंगे 200-250। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, यहाँ से आपको बीपीएससी की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं प्रश्न पर। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो कितने को किया जा सकता है? राइट ऑप्शन हो सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों की 15%। पहला ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो किसको? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री, राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। यानी भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में इनमें से किस पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलिए अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन बने हैं? तो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा, राइट ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा दूसरी बार कार्यवाहक प्रधान के रूप में पदभार संभाला है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी ए वाला हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। फिर से आ गया, कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है यहाँ पर आप लोग का। तो रिवीजन जो है, जैसा कि जानते हैं, लास्ट समय में रिवीजन के तौर पर हम यहाँ पर फास्ट वीडियो करा रहे हैं, केवल आंसर ही बता रहे हैं। कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न देने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अपने तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस में है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, जो है तीसरी अनुसूची में। यानी भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शपथ संबंधित तीसरी अनुसूची में किए गए हैं। चलिए आगे प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जो है मुख्यमंत्री नहीं बनी है, बाकी यहाँ पर राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पर CSIR का जो है प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, यानी पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी वाला सही उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री को जो है माना जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, 25 वर्ष से, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। कितना? 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, 25 वर्ष। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न का राज्यपाल से देखते हैं। यहाँ पर केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी वाले हो जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 155 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राइट ऑप्शन डी वाला राज्यपाल को दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है डी वाला सही है, राज्य मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, यही पर सही आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति को पात्रता मानदंड नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अहंग होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम
आयु सीमा वर्ष कितना है, तो यहाँ पर 35 वर्ष दिया गया है। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख क्या कहा जाता है, तो ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। उपराज्यपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है, मतलब, तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा नाम मात्र के प्रमुख रूप में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र प्रमुख रूप में कार्य करते हैं। बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य की विधानसभा, कह रहा है कि इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कौन रहे हैं, पवन कुमार चामलिंग। राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, कितना डैश संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 550 अभी है वर्तमान में, यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं माना जाएगा, लगभग तो 500 माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद है, तो यहाँ पर जो है विधान परिषद कहाँ है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विधान परिषद होता है। डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो केरल में जो है विधान परिषद नहीं है। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, जो है विधानसभा दिल्ली में। अगला प्रश्न बात कर रहा है कि भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पंडित सुचेता कृपलानी सही उत्तर हो जाएगा। कौन, सुचेता कृपलानी सही उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 533 नंबर देखिए, यहाँ पर कह रहा है राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सच नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ई वाला क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ए वाला जो है सही नहीं है। कह रहा है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद समरूप होता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति के नहीं बल्कि राज्य में राज्यपाल के से समरूप होता है। यहाँ पर ए वाला जो है सही नहीं है और यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आप मुख्यमंत्री के पद पर बनने के लिए योग्य माने जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, तो राइट आंसर जो है राज्य के उच्च न्यायालय, यानी जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो राइट ऑप्शन दीपक मिश्रा सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला। अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो क्या है, यतो धर्म अस्तो जय। डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी जो है भारत की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला थी, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय नगर पालिका से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला, न्यायिक स्वतंत्रता। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी, तो राइट ऑप्शन 1800 हो जाएगा, डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ संचालित किया जाता था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो है ए वाला हो जाएगा, संसद भवन में। अगला प्रश्न कह रहा है नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था, तो अमरावती बनाया गया था, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 25 था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य वर्तमान में पदासीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो यहाँ पर रंजन गोगोई थे, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है।
अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है देश के निम्नलिखित में से किस उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो गुवाहाटी और उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। कहाँ का? गुवाहाटी का। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों का अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो आर्टिकल किसमें है? तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक है। 124 से 147 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरिक्त की जांच डैश के जरिए की जाती है। तो किसके जरिए की जाता है? राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा। यानी संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरिक्त की जांच न्यायिक समीक्षा के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग के राजभाषा से प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सी पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई है? तो यहाँ पर गौरी सावंत की गई है, यह पहली ट्रांसजेंडर की गई है। गौरी सावंत नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, पहली बार हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है चुनावी ब्रांड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो जनवरी 2018 में किया गया था। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो यह किया जाता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? राइट ऑप्शन 350 से जो है संबंधित है। किसमें? तो मातृभाषा से संबंधित है प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? तो यह नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित आर्टिकल जो है 312 कहता है नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के कार्य को स्तर मान्यता प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ई वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कह रहा है 560 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 324। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 561 नंबर की भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ एवं सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो राइट ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, आर्टिकल 343 जो है देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 562 नंबर निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 563 नंबर भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता मिला है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी न तो 12 न तो 13 न पूरे 22 भाषाओं को राज्य दर्जा मिला है यहाँ पर, इसलिए ई वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ एजुकेशन कमिश्नर कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, राजीव कुमार है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो सी वाले यानी चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी वाला। अगला प्रश्न कह रहा है कि 566 नंबर संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति करता है, यानी प्रेसिडेंट, सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यहाँ पर बी वाला भारत के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, यहाँ पर सी वाला सही होगा, भारत के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो किसे सौंपता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति को सौंपता है, प्रेसिडेंट, यानी बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श एवं राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से बात करते हैं, प्रश्न जितने भी बनने वाले हैं। 570 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विधानसभा चुनाव में पहली बार कहाँ में लाई गई थी? तो यहाँ कहाँ लाई गई थी? तो राइट ऑप्शन बी केरल में लाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक यानी ईवीएम मशीन जो है सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था? तो केरल में मिला था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि 571 नंबर इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो 1989 से किया गया, राइट ऑप्शन सी वर्ष किया गया, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है।
है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो यहाँ पर सुकुमार सेन थे। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। 25 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है नोटा के विकल्प का मतलब को किस भारतीय मतदान को प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? तो 2013 सही उत्तर हो जाएगा। यानी नोटा जो है, नोटा के विकल्प का कब भारतीय मतदान में प्रणाली के हिस्से में शामिल किया गया था? तो 2013 में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव किस अवधि के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, 48 आवर यानी 48 घंटे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो यहाँ पर राजीव कुमार, सी उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने पूरे देश को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। तो कहाँ पर मनाया गया था? तो यहाँ पर 25 जनवरी को मनाया गया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो जो है 1942 में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। आज़ादी के बाद जो है भारतीय आम चुनाव 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन में जिम्मेदार नहीं है पूछा है। तो यहाँ पंचायत जो है चुनाव इससे जिम्मेदार नहीं होता है। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। जो है 582 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243(2) के पंचायतों निर्वाचन के लिए प्रावधान है। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार है, न कि केंद्रीय चुनाव आयोग के। कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है पूछा रहा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। कह रहा है कि मानसिक रूप से विपक्ष व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार। तो यह जो है गलत है, यही गलत है, तो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 583 देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कि उसके पद को से कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदन जो है उसको हटा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है योजना आयोग एवं नीति आयोग से बात करते हैं। यहाँ पर नीति आयोग किसके स्थान पर जो है भारत सरकार में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के जरिए स्थान पर जो है नीति आयोग आया है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया है। यहाँ पर कह रहा है कि जुलाई 2018 नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार जो है उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा विजय केलकर जो है चेयरमैन हैं। तो विजय केलकर हैं, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राइट ऑप्शन प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इनमें डैश को प्रस्थापित किया है। तो किसने किया है? तो भारत का योजना आयोग करता है। यानी नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने जो है भारत के योजना आयोग का प्रस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 590 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे? तो कौन से थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप शिखर सम्मेलन GES 2017 का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था। नीति का पूर्ण अर्थ क्या है? तो नीति का पूर्ण अर्थ क्या है? तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा नेशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग का अर्थ क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है 599 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो किसके लिए? या तो लोकसभा या राज्यसभा
में, या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, तो वह कब हुआ? तो राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 352 में हुआ है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 602 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा अगर दोस्तों, अगर अभी तक नहीं किए हैं, और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा था। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा निर्धारित की गई है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर ई वाला हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर उसका जो है डेट नहीं लिखा गया है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो क्या हुआ है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। कह रहा है कि 64वां संविधान संशोधन बिल जो है संबंधित है, यानी किस संविधान संशोधन से बिल से संबंधित है? तो 64वां संविधान संशोधन से बिल संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 368 में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है, तो यानी पर अनुच्छेद 368 के अनुसार बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 609 नंबर पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति किस अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, 2 महीना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, महिला सीट आरक्षण बिल। अगला प्रश्न कह रहा है 611 नंबर की मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की संविधान संशोधन के किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन में जो है किया गया था 1989 में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो कब कर सकता है? तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, तो यानी क्या, हाशियाबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान संशोधन कहा गया है। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1942 के तहत जोड़ा गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, तो कब लाया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 1951 में लाया गया। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। 618 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए समित की जा सकती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 6 महीने के लिए किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से बात करते हैं। कह रहा है किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो किसके तहत? बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय जो है लाए थे। यहाँ पर राइट आंसर जो है सी डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो कौन था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, राजस्थान जो है पहली बार जो है पंचायत राज लागू करने वाला राजस्थान था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य जो है कौन था? तो राजस्थान ही था। अभी हमने बात किया, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी होना चाहिए, 21 वर्ष। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा, तो 6 माह के अंदर का स्थगित है तो 6 माह के अंदर करा लिया जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ कहाँ नहीं है? तो दिल्ली में नहीं है। राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश ने सिफारिश की निर्णय लेने की शक्ति को
विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो किसके तहत? बलवंत राय मेहता, डी ऑप्शन सही हो जाने। यानी बलवंत राय मेहता की समिति के ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि तीन सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द किया कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना किया जा सके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाए, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो मद्रास नगर निगम जो है पहला जो है बना था शहर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर जो है मैट्रिक। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, यानी घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय के लिए किया गया था। अगला प्रश्न पर बात करते हैं आपात उपबंध से। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद जो है 356 के तहत ऐसा लागू किया जा सकता है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन काल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो राइट ऑप्शन इंदिरा गांधी जो है डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 633 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो राइट ऑप्शन अनुच्छेद 360 जो है सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, आकस्मिक निधि के द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं संविधान संशोधन से यानी कमिश्नर अमेंडमेंट से भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था? ये महत्वपूर्ण है, जो है आपके प्रस्तावना में दिया गया है। तो संविधान संशोधन 1976-42 में संविधान संशोधन में ये 3-4 शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक यानी गणराज्य, ये 4 शब्द जोड़े गए हैं। इंपॉर्टेंट है, डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? लोकतंत्रात्मक यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी ये वाले जोड़े गए थे। चलिए 42वें संविधान। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% अधिक नहीं होगी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था। 640 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्राप्त किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने के लिए मदद की? तो किसमें? तो जो है राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था सिक्किम को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन जो है 2015 में। कब? 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का 100वां संविधान जो है ये अभी बात करके आए हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो है बी वाला सही हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के भूमि के समझौते के लिए बहाली था। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्या? वस्तु एवं सेवा कर के बारे में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार उन्मूलन
संबंधित है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए आगे बात करते हैं। 648 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 330 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो किसके तहत? राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को अधिनियम मिनी के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, किस संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के जाना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन हमें बात करके आया हूँ, इसलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा के जरिए। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 93वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में कहता है? तो यह कहता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, जो है बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी एवं संघ आधिकारिक भाषा को में घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 343 को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसलिए राइट ऑप्शन बी वाला 343 अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची में भाषा का राज दर्जा प्राप्त नहीं है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर गढ़वाली को प्राप्त नहीं है, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी संघ की राज्य भाषा संशोधित किया गया? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 662 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी संघ की एक महाभियोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 15 वर्ष। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने का प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1965 में, राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को कौन सी अनुसूची एवं अनुसूचित भाषाओं के बारे में कहता है? तो अनुसूची जो है यानी 8वां, यहाँ पर राइट जो है सी हो जाएगा। 666 नंबर प्रश्न कर रहा है 2017 के अंत में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान राज्य की कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया था? तो राइट ऑप्शन डी जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया था, इसलिए डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 667 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं को एक नहीं है? तो गढ़वाली यानी पहाड़ी नहीं है, अभी बात करके आया और रिवीजन हो गया, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है केरल की राजभाषा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला यानी मलयालम, जो है केरल की राजभाषा जो है मलयालम है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यकाली भाषाओं को दर्जा मिला है? तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, अभी बात करके आया हूँ 22, तो यहाँ पर रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 670 नंबर गोवा की कार्यकाली भाषा क्या है? तो गोवा की कार्यकाली भाषा जो है राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कोंकणी है। गोवा की राजभाषा जो है कोंकणी है। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न 672 नंबर कह रहा है कि
संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है तो यहाँ पर सही नहीं है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, तो उन्हें अधिकार नहीं होता है महान्यायवादी को, तो यही सही नहीं है, यही सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। नहीं वाला को खास तौर पर याद रखिएगा, ऐसे आप लोग गलत कर देते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो है अनिश्चित काल के लिए होता है, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों बोलने का अधिकार है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के तरफ। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, जो है के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो है सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम प्रतिशत राज्य में विधानसभा में पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुआ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, 6। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कोड बना के पूछा गया है। कह रहा है, देखिए इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर प्रश्न मिलान करना है, एक तरफ राजनीतिक दल दिया गया है, दूसरी तरफ स्थापना दिया गया है। तो जो कह रहा है कि भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ है? तो जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तीसरे में हुआ था, तो यानी 1885 जो है हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना जो है 1885 में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था। भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना 1885 में। इस प्रकार से यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर समाजवादी कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह जो है घड़ी है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 685 नंबर कह रहा है कि भारतीय राज्य में निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोवा फॉरवर्ड पार्टी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की कम्युनिटी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जो है मक्के और हंसिया जो है किसका चुनाव चिन्ह है? प्रतीक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो कम्युनिटी पार्टी का प्रतीक जो है हम मक्का जो है देखे होंगे और हंसिया एक रहता है, तो यह चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, भारतीय कम्युनिटी पार्टी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? जो है शिवसेना किसकी पार्टी है? तो महाराष्ट्र की जो है पार्टी है शिवसेना, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है टी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 29 मार्च 1982 को हुआ था। अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर 692 नंबर का रहा है कि भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति को पुरजोर समर्थन करती है, जिसे जैसे कि किसी भी के लिए भूमि का काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण और नव उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, भारतीय कम्युनिटी पार्टी मार्क्सवादी। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुंतला चंद्रशेखर
राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, तेलंगाना राष्ट्र समिति के। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, किसका? आंध्र प्रदेश का जो है हो। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 695 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वामपंथी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। नवीन पटनायक जो है उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है 698 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो जनता पार्टी थी। जनता पार्टी ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर 700 नंबर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा था वीडियो आपको। अगला प्रश्न फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेतृत्व में ममता बनर्जी करती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अखिल भारतीय तरुण कांग्रेस, यानी सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ममता बनर्जी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किसी राजनीतिक दल को एक या एक अधिक राज्यों के लिए मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में जाना जाएगा हो तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कौन सा सही है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 4 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि C.F. थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, केरल कांग्रेस एम। केरल कांग्रेस एम जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला 1912 में किया गया था। आम आदमी पार्टी का जो है गठन 1912 में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल का सत्ता में है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में जो है पश्चिम बंगाल का राजनीतिक दल सत्ता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विलय कर दी गई? तो राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, प्रजा राजम्य पार्टी, यानी प्रजा राजम्य पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के से हैं? तो वे बिहार थे। नीतीश जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। तेजस्वी पाल उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अब विविधा है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम करा देते हैं। यहाँ पर जो है कौन सा राष्ट्रीय से कुछ आपको प्रश्न बनने वाले हैं, तो यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय से, देख लीजिएगा। यहाँ से राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम इसलिए आपको करा रहे हैं कि विशाल गिलहरी किस राज्य की पशु है? तो विशाल राजकीय पशु जो है यहाँ पर महाराष्ट्र का है। विशाल राजकीय पशु जो है गिलहरी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है, याद रखिएगा, राजकीय पशु वहाँ का है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की राजकीय पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु जो है काला हिरन है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो काला हिरन है। अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित कैपिटल का एक प्रतिरूप है? तो जो है अशोक का जो है निर्मित है। आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है अंडमान निकोबार का द्वीप राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वुड पिजन है। क्या है? अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी क्या है? तो वुड पिजन है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कमल डैश कौन सा फूल है? तो कमल जो है कर्नाटक का राजकीय फूल है। कमल जो है कहाँ का राजकीय फूल है? तो कर्नाटक का है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 3 संबंधित 2 राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए? वह सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर दाएं छोर पर, क्या? तो दाएं छोर पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। क्या है? कार्यकारी एक संकलन है। अगला प्रश्न कह रहा है 770 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है धर्म का नियत का चक्र दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है जनगण मनगढ़ को संविधान सभा
द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो है यह स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न पर बात करता हूँ, डैश झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर पलाश। झारखंड का राज्य फूल क्या है? तो पलाश है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देवनागरी लिपि में अंकित यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड अंडमान पडाक प्रभावी हुआ? तो कब प्रभावी हुआ? तो 2002 में प्रभावी हुआ था। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है? तो सत्यमेव जयते है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो हॉकी माना जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो है ए बी वाला सही हो जाएगा, फील्ड हॉकी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएं से। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 781 नंबर, 1983 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता नियुक्ति किया गया। तो किसका किया गया था? काका कालेलकर किया गया था। अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1993 में डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। यहाँ पर जो है 783 नंबर कह रहा है, रेडक्लिफ आयोग नियुक्ति किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेडक्लिफ का जो है निर्धारण करता है, अलग करता है यही। अगला प्रश्न कह रहा है कि 786 नंबर, जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी यानी और एसटी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का प्रमुख कौन होगा? तो कौन होगा? तो एरोल्ला श्रीनिवास थे। कौन थे? एरोल्ला श्रीनिवास। बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सी समिति भारत में रद्द सुधारों को संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, राज्य चलैया समिति। राज्य चलैया समिति सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। 789 नंबर कह रहा है, धर आयोग यानी बीजेपी यानी जेवीपी का गठन उद्देश्य क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, भाषाई आधार पर आधारित जो है राज्यों का पुनर्गठन एवं कार्यवाहक देखना। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राशि कोष नीति तैयार करता है? तो बी वाला करता है, यानी वित्त करता है। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, NK सिंह थे। कौन थे? तो NK सिंह। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 792 नंबर, महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष सदस्य कौन बना? तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, आलोक रावत जो है ये बना था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला आयोग का प्रथम सदस्य पूछ रहा है, तो आलोक रावत। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। यहाँ पर 793 नंबर का रहा है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुआ था। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर यहाँ बस दोस्तों इतना ही था। 793 नंबर यहाँ पर अब खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे आगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसा ही वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो डालें आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा और इस तरह के लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।